Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you're watching the lecture. In this particular video lecture, we are going to discuss the first chapter of economics textbook, which is development. So क्या होता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास मतलब आप इसको दो संदर्भों में समझ सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का इनकम 15,000 से 20,000 हो गया, तो क्या विकास हो गया? हाँ, हो गया। एक व्यक्ति जिसको मात्र 1 घंटा या 2 घंटा मिलता है अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अब वो 4 या 5 घंटा आराम से परिवार के साथ हंस खेल के समय बिता रहा है। जो काम कर रहा है उसमें उसको इज्जत मिल रहा है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो गया? हाँ, कह सकते हो कि उसका विकास उस केस में भी हो गया। तो फिर क्या है ये डेवलपमेंट, या फिर क्या है ये विकास? तो देखो, विकास इन सभी सिनारियोज को कवर करता है। एज फॉर अगर मैं आपको बताऊं तो जब आपका नंबर में कुछ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट। एंड अगर आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी बेहतर हो रही है, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट। And a development is a situation where a subject experiences quantitative growth as well as enhancement in the quality of life. So this is the definition of development. ओके, तो आते हैं हम एनसीईआरटी चैप्टर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट के कई सारे संदर्भ होते हैं और लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है विकास के लिए, अगर हम बात करते हैं तो। और कई सारे इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो देखो, हमारे बीच जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का जो एक तर्क है वो हमेशा से रहा है। हम सभी के अपनी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं। बेसिकली हम सब चाहते हैं कि हम इस तरह से जीना चाहते हैं, उस तरह से जीना चाहते हैं। इसी तरह हमारी ये भी आकांक्षा है कि हमारा देश, हमारा बस्ती, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र कैसा होना चाहिए, क्या जरूरी की चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, क्या जीवन सबके लिए बेहतर हो सकता है, ऐसा संभव है, कैसे लोगों को साथ में रहना चाहिए, क्या ज़्यादा समानता हो सकती है। इकोनॉमिक्स के नज़रिए से इन सभी सवालों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो आपको एक बात इससे समझना है कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे फालतू के क्वेश्चंस हैं एंड चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो रिलेवेंट है। तो आपको बस इतना समझना है कि डेवलपमेंट कह लो या प्रोग्रेस कह लो, इसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज क्वान्टिफाइबल, यानी विच कैन बी कैलकुलेटेड इन नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ओके, सो ये जो है डेवलपमेंट का पर्टिकुलरली हमारा डेफिनेशन हो जाता है। तो चलो देखते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट क्या वायदे करता है? अलग अलग लोगों के अलग अलग मकसद होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग विकास से जुड़ी जो है विचारधाराएं भावनाएं रखते हैं। तो आप सोचो कि भाई इन सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मकसद मतलब क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा किसान है जिसके पास जमीन नहीं है, गांव में वो बेसिकली मजदूरी का काम करता है। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही होगा कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले, उसको बेहतर पगार मिले, वो अपने बच्चों को लोकल स्कूल भेज पाए जहाँ उन्हें उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। वो ऐसे समाज में जिए जहाँ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और वो भी गांव का नेता बन पाए। तो ये सारी आकांक्षाएं होंगी उस किसान की, सॉरी उस मजदूर की जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लैंडलेस रूरल लेबरर का अगर हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं बाबू प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब का, यानी पंजाब के समृद्ध किसानों का, तो पंजाब के समृद्ध किसान जरा सोचो क्या चाहेंगे। वो यही चाहेंगे कि हमारी समृद्धि बनी रहे, हमें बेहतर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पे सरकार हमसे क्रॉप्स खरीदते रहे, ताकि हमारे बच्चे विदेश जाके पढ़ सके, हमें पैसा अच्छा आ सके, और उनकी ये भी आकांक्षा होगी कि हमें सस्ते दामों पर जो है लेबरर्स मिल सकें। मान लीजिए जो किसान रेन पर निर्भर है, सिर्फ और सिर्फ रेन पर निर्भर है फसल उगाने के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उसको कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे वो अपने खेतों पर इरिगेशन कर पाए, पानी पटा पाए बेसिकली। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से आपके सामने काफी सारे लोगों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। आप एक बार खुद से ट्राई करो कि इनके लिए डेवलपमेंट के मायने क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आ जाओ जरा हम बात करते हैं। अ, अब हम इस बात को समझते हैं कि भाई जैसे एक लड़की है घर की, तो लड़की क्या चाह रही है? लड़की चाह रही है कि उसको भी उतना ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले जितना उसके भाई को मिलता है। वो भाई जो है उसका घर के काम में अपनी बहन का बेसिकली हाथ भी बटाए, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं चाह सकता है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब एक व्यक्ति विकास के मायने जो एक व्यक्ति के लिए हैं, जरूरी नहीं हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम हो। ठीक है,
एग्जाम्पल के रूप में आप और भी देख सकते हो, जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा, वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाए। लेकिन आप एक बात बताओ, इतने सारे जो डैम्स बनेंगे, क्या इससे सारा का सारा जो जमीन है किसानों का, जो गरीब किसान है, जो गाँव के किसान है, उनका जो डैम बनता है तो आपको पता है ना, रिजर्वायर बनता है, तो उस रिजर्वायर के माध्यम से उन गरीब किसानों का जमीन जलमग्न हो जाएगा। तो आप बताओ, एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो डेवलपमेंट है, क्या वो गांव में रह रहे गरीब किसान के लिए भी डेवलपमेंट है? आंसर इज नहीं सर, बल्कि उसके लिए वो तो डिस्ट्रक्शन है ना। तो ये चीजें हैं। गांव में रह रहा किसान क्या चाहेगा? गांव में रह रहा किसान ये नहीं चाहेगा कि बड़े बड़े डैम्स बने जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, वो चाहेगा छोटे छोटे डैम्स बने, टैंका बने, टैंक्स बने, ताकि वो अपने खेतों पर पानी पटा पाए। तो यहाँ एक बात लिखी गई है कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो हमें इस बात को समझना है कि डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने हो सकते हैं, और जो एक के लिए विकास है संभव है कि दूसरे के लिए वो विनाश हो यानी डिस्ट्रक्शन हो। ये चीजें हैं। ओके, तो अब आते हैं हम डेवलपमेंट को समझने के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, सो आप नोटिस करो कि भाई लोग क्या क्या चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं उन्हें रेगुलर काम मिले, लोग चाह रहे हैं उन्हें बेहतर पगार मिले, लोग किसान बेसिकली चाह रहे हैं कि उन्हें फसल का अच्छा दाम मिले, और जो भी फसल, जो भी चीज़ें वो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका अब उन्हें अच्छा दाम मिले। तो कहीं ना कहीं आप एक बात ये समझो कि हर कोई ये तो चाह रहा है कि उसका इनकम ज़्यादा हो, यानी वो ज़्यादा पैसे कमाए। तो यहीं पे हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। तो हम ये देखें टेबल 1.1 पर के कि हम ये तो चाह रहे हैं कि हमारा इनकम बेहतर हो, हम ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन क्या ज़्यादा इनकम के अलावा भी हमें कुछ चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। लोग इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, लोग फ्रीडम भी चाहते हैं, लोग सिक्योरिटी भी चाहते हैं। जरा सोचो ना, रिस्पेक्ट वगैरह भी चीज़ें चाहते हैं। जरा सोचो, सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं क्या हम? सिर्फ ज़्यादा कमाने के लिए जीते हैं क्या हम? अगर हमें सिर्फ मकसद यही रहता है कि ज़्यादा कमाना है, तो क्या हम अच्छा बुरा कुछ नहीं समझते? हम मशीन बन जाते हैं। बट हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर विजडम है, नॉलेज है, कल्चर से हम रूबरू रखते हैं। तो हम बहुत सारी उन चीज़ों के प्रति भी जाते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जो इनकम से रिलेटेड नहीं है ना। और जब हम उन चीज़ों का बात करते हैं तो वो अनमेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो जाती हैं। तो जीवन में सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अनमेटेरियलिस्टिक चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि पैसे से ज़्यादा महत्ता इन चीज़ों की हो जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरी ये मतलब रहती है ना कि हाँ, इतने सालों तक मैंने पढ़ाई करके लाइक इस डिग्री को हासिल किया, एंड देन मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिले जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली जिस भी इंस्टीट्यूशन, जिस भी स्कूल में, है ना। तो कई बार के लिए ये भी हो जाता है ना कि अगर वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अगर वहाँ मेरे काम का वैल्यू नहीं किया जा रहा है, तो आई हैव टू लीव द जॉब डिस्पाइट of basically a decent income. I decide to leave the job. So why it happens with me? Why it happens with teachers like me? It is because sometimes unmaterialistic things are more important than materialistic things. Think, why do we make friends? From the day we basically friendship with others, our bank account starts, the money in the bank account starts getting deplenished. बेसिकली जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कम पड़ने लग जाता है जब भी हम दोस्त बनाने लग जाते हैं। तो जरा सोचो, फिर दोस्त क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ना क्या, क्योंकि अपने जीवन में अगर कभी कुछ भी टेंशन हो, कभी कोई कोई बात हो, तो हम उससे शेयर कर सकें। तो आप सोचो ना, दोस्ती, है ना, आज़ादी, और फिर से सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी तो हैं जिसको कि आप मद्देनजर रखते हो। ये सारी चीज़ें जब आपको ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगी तो भी तो आप मानते हो ना कि हाँ, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। एक वो चीज़ें जिसको नंबर में कैलकुलेट कर सको, और एक वो चीज़ें जिसको फील कर सको। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है देखते हैं जरा। देखो, मनी या मटेरियलिस्टिक चीजें एक चीज है जिससे कि हम काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं, जिस पर कि हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन हमारे जीवन की गुणवत्ता नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों पर भी डिपेंड करती है ना। आप सोचो ना, आप दोस्त क्यों बनाते हो? आप क्यों फ्रेंडशिप डिजायर करते हो दूसरों से? तो ये बातें हैं। ओके, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कई बार तो इतना इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिसको मेजर कर पाते हैं उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग।
तो ये कहना गलत होगा कि जिसे मेजर नहीं कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जिसे मेजर नहीं कर सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो एक दूसरा एग्जांपल लो। अगर तुम्हें किसी दूर जगह पे नौकरी करने जाना हो तो क्या चीजें तुम देखोगे नौकरी करने जाने से पहले? तुम इनकम तो देखोगे ही, साथ में ये भी देखोगे ना फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न यानी सीखने का मौका होगा नहीं होगा उस जॉब में। कोई भी व्यक्ति जो खास करके नया मतलब अपने करियर में ग्रोथ चाहता है वो हमेशा यही देखता है ना कि उसको जो भी नौकरी करेगा उसमें कुछ सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी टू लर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हम कंसिडरेशन में रखते हैं। ओके, मान लो कि एक जॉब है जिसमें तुमको कम पगार भी मिल रहा है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारा नौकरी नहीं जाएगा, तो तुमको लगेगा ना कि हाँ चलो अच्छा नौकरी है, जॉब सिक्योरिटी तो है, मतलब नौकरी जाने का कोई खतरा तो नहीं है। दूसरा जॉब है जो तुमको हाई पे दे रहा है लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई टाइम या टाइम वगैरह नहीं बचेगा फैमिली के लिए, तो इससे क्या होगा सर, इससे तुम्हारा जो सिक्योरिटी और फ्रीडम का सेंस है वो घट जाएगा। तुम्हें हमेशा टेंशन लगा रहेगा कि हाँ मेरा जॉब चला जाएगा, जॉब अनसिक्योर्ड है, फैमिली को कैसे खिलाएंगे, इन सारी परेशानियों में आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो एनसीईआरटी यहाँ पे लिख रहा है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, ओनली इनकम इज नॉट, बेसिकली इनकम इज नॉट दी ओनली गोल, इनकम इज नॉट दी ओनली गोल, यानी सिर्फ और सिर्फ बेहतर इनकम बेहतर पैसा कमाना ही हमारे जीवन का मकसद नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम मद्देनजर रखते हैं दोस्तों। ओके, तो आ जाओ जरा देखना। अब एक बात ये भी है यहाँ पे कि भाई महिलाएं अगर पेड वर्क में एंगेज होंगी तो घर में जो उनका इज्जत है, समाज में जो उनका इज्जत है वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा। हालांकि ये भी केस है कि अगर आप महिलाओं को इज्जत दोगे तो मान लो कि अगर आप उनका भी काम कुछ करोगे, यानी मतलब घर का भी काम कुछ करोगे आप अपने, एंड आप महिलाएं बाहर काम करने जाएं इस बात की भी स्वीकृति दोगे, इस बात को भी एक्सेप्ट करोगे, लाइक जो घर के मर्द होते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो आपको चीजें पता ही होंगी। तो अगर आप उनको सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट दोगे, मतलब अनमेटेरियलिस्टिक चीजें क्या क्या, इज्जत देना, घर का काम में थोड़ा शेयरिंग कर लेना, है ना, उनको बाहर काम करने जाने देना, सेफ सिक्योरिटी का ध्यान रखना, अगर ये सारी चीजें करोगे तो महिलाएं भी बहुत सारा काम कर पाएंगी, बहुत सारे जॉब्स ले पाएंगी, महिलाएं बिजनेसेस रन कर पाएंगी। आप सोचो हमारे देश का इनकम कितना बढ़ेगा, बिकॉज महिलाएं एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश में, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक चोर्स यानी घर का काम काज करती हैं, देन देयर इज basically a scarcity of income, then there is basically a scarcity of development in our country। तो डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ बेहतर इनकम के बारे में नहीं होती हैं बल्कि और भी बेहतर चीजों के बारे में होती हैं जीवन में, है ना। जब हम मान लो हम किसी जगह पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे घर परिवार के लोग जो चाहे कर पाएंगे, लाइक टाइम एंड फैसिलिटी बचेगा नहीं बचेगा मुझे परिवार के लिए, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ जरा नेशनल डेवलपमेंट का बात करते हैं। देखो हर इंसान का अपना डेवलपमेंट कैसे होगा इसको लेकर के अलग अलग विचार होता है। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्या राष्ट्र का डेवलपमेंट कैसे होगा इसको लेकर के भी अलग अलग सिटीजन्स यानी अलग अलग नागरिकों का अलग अलग विचार हो सकता है। चलो देखते हैं। जैसे ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी देश का विकास कैसे होगा इसको लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। कई बार वो विचार आपस में विरोध खाएंगे ऐसा भी हो सकता है, यानी कई बार आपस में वो विचार विरोधाभासी हो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आप एक बात बताओ कि फिर क्या चीज होगा जिससे कि हम देशों को कंपेयर कर पाए। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना काफी फालतू की बातें लिखी हुई है, चलो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, हालांकि इसका हिंदी कर देता हूँ। हालांकि क्या सारे आइडियाज जो लोग कह रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के, क्या सारे आइडियाज इंपॉर्टेंट है इक्वली, या फिर अगर मान लो कन्फ्लिक्ट है तो कैसे डिसाइड करें कि कौन बेहतर कह रहा है, किसका आइडिया बेहतर डेवलपमेंट की राह पे कंट्री को ले जाना चाह रहा है ना। क्या एक सही रास्ता होगा, एक उचित रास्ता होगा इसका बात करने का, कंट्री के डेवलपमेंट का बात करने का। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम चीजें बेहतर तरीके से कैसे कर पाएंगे, है ना। क्या हमारे सोच से मान लो हम चाह रहे हैं कि हमारे देश का या हमारे राज्य का डेवलपमेंट इस तरह से होगा, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी सेम सोचता हो, सामने वाले के व्यूज हो सकता है कि कन्फ्लिक्टिंग हो, तो हमें एक कंसेंसस पे एक एग्रीमेंट पर पहुंचना पड़ेगा बेसिकली कि हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे देश या हमारे क्षेत्र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के। आ जाओ जरा एक कहानी आपको पढ़ाते हैं। देखो आइवोरी कोस्ट नाम की एक कंट्री है,
कोस्टेड आइवोरी, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जब मैप देखते हो ना, तो सब सहारन अफ्रीका से आपका वेस्ट की तरफ हल्का सा अटलांटिक ओशियन से कोस्टल एरिया शेयर करता हुआ एक देश है जिसका की नाम है आइवोरी कोस्ट। इस आइवोरी कोस्ट का कैपिटल है अबिजान। ठीक है, तो आ जाओ जरा पढ़ते हैं। एक जहाज ने 500 टन लिक्विड जहरीला कचरा सिटी के ओपन एयर डंप्स में जो है मतलब जो सराउंडिंग सी है, यानी आप समझो कि 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो है एक जहाज जो है वो इस सिटी के किसी कोस्टल एरिया में छोड़ करके चला जाता है, यानी डंप करके चला जाता है। और ये हुआ है कहाँ पे? ये हुआ है अबिजान में। ठीक है, अबिजान में हुआ है ये। और अबिजान जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सर आइवोरी कोस्ट में। आइवोरी कोस्ट एक देश है। अब हुआ क्या है, इस लिक्विड कचरे से निकलने वाले दुर्गंध के कारण से लोगों को नोजिया यानी माथा भारी हो जाना, नाक जाम हो जाना, बेसिकली स्किन रैसेस, स्किन पे वो हो जाना, फेंटिंग, बेहोश हो जाना, डायरिया, पता ही है लूज मोशन वगैरह चीजें, जो लॉस ऑफ फ्लूइड होता है फ्रॉम द बॉडी, ये सारी बीमारियां जो है लोगों को होने लग गई हैं। और 1 महीने बाद 7 व्यक्ति मर गए हैं इस घटना के कारण से, 20 व्यक्ति अस्पताल में हैं और 26,000 लोग जो हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉइजनिंग के सिम्टम्स आए हैं। अब बताओ, वो अस्वस्थ हो गए हैं, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब ये जो चीजें हुई है ना, ये इसलिए हुई हैं क्योंकि अबिजान की एक कंपनी, लोकल कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट की है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कि आप आओ हमारे यहाँ पे कचरा डंप करके चले जाओ। अब इस लोकल कंपनी को पैसा तो मिल गया, इसने पैसा तो कमा लिया, ठीक है, बट क्या ये वहां के लोगों के लिए सही है? क्या इससे वहां के लोगों को नुकसान हुआ, फायदा हुआ? तो आप बताओ भाई, किसको फायदा हुआ? तो फायदा हुआ भाई लोकल कंपनी वालों को, उनको पैसा आ गया। किसको फायदा नहीं हुआ? तो भाई फायदा नहीं हुआ अबिजान के नागरिकों को, बहुत दुख झेलना पड़ा उनको। क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए इस देश के लिए? क्या लगता है आपको? इतना कचरा जहाँ है, जहाँ पे इतनी गरीबी है कि लोग की जो है कह लो कि बाहर से कंपनी अपना कचरा डंप करके जा रही है, उस जैसे देश के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो पहला गोल ये होना चाहिए कि वहाँ पे एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, एक क्लीन सराउंडिंग हो। ये जो है अबिजान जैसे देश का डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए। ओके, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। तो आप बताइए, आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए? तो अगर मेरे से पूछता है कोई, तो मैं तो उत्तर दूंगा कि भाई मेरे लोकेलिटी में एजुकेशन जो है ये एक डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए, ताकि हर बच्चा पढ़े। हर बच्चा जब पढ़ता है, कहीं ना कहीं बिजी रहता है, कहीं ना कहीं उसका दिमाग सही डायरेक्शन में लगता है, वो बेहतर चीजें करता है ना। बिकॉज मैंने देखा है कई ऐसे यंगस्टर्स को जो बर्बाद हो रहे हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दैट्स वाई द डेवलपमेंट according to me for my locality is providing quality education to all the students. सेकेंड अगर मैं बात करता हूं तो पोल्यूशन एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी एक डेवलपमेंटल गोल में आ रहा है। ओके, एंड थर्ड अगर बात किया जाए तो मैं ये भी चाहूंगा कि लाइक मेरा जो रीजन है, मेरा जो स्टेट है, एंशिएंट ग्लोरी बिहार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस एंशिएंट ग्लोरी को कहीं ना कहीं वापस से उसका उसके माध्यम से बिहार में पैसा आए, टूरिस्ट आए, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिले। तो ये सारे भी डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए कि हाँ भाई, टूरिज्म सेक्टर को भी हमने बेहतर बनाना है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें अच्छी करनी है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखो हमने ये देखा कि अलग अलग लोगों का कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसको लेकर के अलग अलग विचार हो सकता है, बिल्कुल लाजमी है। तो फिर सर, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, तो उनको हम कंपेयर कैसे करें, है ना? डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स को फिर हम कंपैरिजन कैसे करें? क्योंकि हर कंट्री किसी ना किसी मामले में तो अच्छा है। जैसे मान लो कि क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो हो सकता है कोई कोई पढ़ने वाला है, कोई ज़्यादा दोस्त बनाने वाला है ना? कोई हो सकता है कि लाइक स्पोर्ट में बहुत अच्छा करने वाला है, कोई हो सकता है कि लाइक बोलने में काफ़ी अच्छा है, कम्युनिकेशन में काफ़ी। तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग खूबियाँ हो सकती हैं। बट आप एक बात बताओ मुझे, एक कॉमन चीज़ क्या है कि हर स्टूडेंट में कोई ना कोई मतलब हर आदमी मांगता है, वो यही है कि उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, कितना अच्छा उसका करिकुलर परफॉर्मेंस है। तो एक चीज हुआ ना जिस पे आके हम एग्री किए, दैट इज करिकुलर परफॉर्मेंस एंड मार्क्स। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज, बहुत मायने में अलग अलग कंट्री, किसी ना किसी मायने में हर देश अच्छा है, बट कोई तो चीज होना चाहिए जिससे कि हम कंपैरिजन करें अलग अलग देशों का। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट? नेशनल इनकम।
दैट पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट, नेशनल इनकम। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, यानी अगर हम बात करते हैं देशों को कंपैरिजन करने का, तो इनकम जो है कंट्री का वो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यानी गुण, गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो आपको बता दूं कि नेशनल इनकम क्या है, इनकम ऑफ द कंट्री क्या है। तो इनकम ऑफ द कंट्री को हम आम तौर पे, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, उसमें अभी हम नेशनल इनकम बुला लेते हैं। उसमें अभी हम क्या बुला लेते हैं दोस्तों, नेशनल इनकम। ओके, व्हाई नेशनल इनकम, बिकॉज नेशनल इनकम से सीधा मतलब आता है कि इनकम ऑफ द कंट्री, इनकम अर्न्ड बाय द नेशन। ओके, नेशनल इनकम से सीधा मतलब निकल के आ रहा है कि इनकम अर्न्ड बाय द नेशन। तो चलो हम नेशन का जो इनकम है उसके आधार पे कंपैरिजन करते हैं। बट जरा सोचो, कोई राष्ट्र है, बहुत अच्छा कमाई कर रहा है, बहुत अच्छा इनकम कमा रहा है, लेकिन वहां पे जो गरीब है बहुत ज्यादा है लोग, 80% लोग वहां गरीब है, मात्र 20% लोग ही हैं जो सारा का सारा पैसा अर्न कर रहे हैं। क्या आप उस राष्ट्र में रहना चाहोगे? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऐसे राष्ट्र में तो हम नहीं रहना चाहेंगे। हम ऐसे राष्ट्र में रहना चाहेंगे जहां मेजोरिटी ऑफ द आबादी खुश हो, अपने तरीकों से जी रही हो, अच्छा कमा रही हो, है ना। तो ऐसे राष्ट्र में हम जीना चाहेंगे। तो फिर नेशनल इनकम का जो क्राइटेरिया है वो अपने आप में थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज नेशनल इनकम के क्राइटेरिया में आप सिर्फ इनकम देखते हो कंट्री का, आप लोगों की बातें नहीं करते हो, आपका पीपल सेंटर्ड अप्रोच नहीं रहता है। थोड़ा सा नेशनल इनकम को और तोड़ दो, ले जाओ पर कैपिटा इनकम पे। अब आ जाओ पर कैपिटा इनकम के बारे में जान लो। जितना पूरे राष्ट्र का इनकम निकला उसको उस राष्ट्र के आबादी से डिवाइड कर दो, यानी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तुम्हें निकल आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम मतलब समझ आया, प्रति व्यक्ति आय। मान लो किसी राष्ट्र की आबादी 1 लाख है। ओके, सॉरी, हाँ चलो ले लो, राष्ट्र की आबादी 1 लाख है और उस राष्ट्र की कुल कमाई यानी टोटल जो नेशनल इनकम है वो निकल के आ रहा है 10 लाख। तो बताओ जरा पर कैपिटा इनकम क्या होगा? आंसर इज 10। समझ आ रहा है चीजें आपको? समझ आ रहा है? पर कैपिटा इनकम का मतलब समझ आया? पर कैपिटा इनकम का मतलब है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, इट इज द एवरेज इनकम। एवरेज यानी औसतम एक व्यक्ति इतना कमाता है देश में, ये हम निकालते हैं कैसे? पर कैपिटा इनकम से। कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम से। और पर कैपिटा इनकम से जो देश है ना, जो संस्था है ना, जो निकालती है, जो कंपेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज को, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड बैंक। तो बताओ जरा, वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरियन का यूज करती है कंट्रीज को कंपैरिजन करने के लिए? आंसर इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को ही क्या बुलाते हैं? एवरेज इनकम भी बुलाते हैं। ओके, चलो, तो वर्ल्ड बैंक बाबू एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या नाम है बोलो? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो इंडिकेटर यूज हुआ है, दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर इज व्हाट? पर कैपिटा इनकम। दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। और इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो हमारा नया डेटा है, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 2026-27 सेशन लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको शायद से नहीं नजर आ रहा होगा उतना, बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी अच्छा ये देखो, मैं थोड़ा ये देखो ऐसे कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये 2026-27 का सेशन है और 2026-27 के सेशन का डेटा ही हमें याद रखना है। हमें पुरानी डेटा अगर किताब में दे रखी है तो उसमें माथा नहीं लगाना है, उसको इग्नोर कर देना है। आप इसको चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, वैसे मैंने नोट्स में भी डाल रखा है ना, जो मैंने नोट्स से लेक्चर पढ़ा रखा है आप उसको भी देख लो, एनसीईआरटी वाला भी देख लो। अब बताना कि आपका 1 नंबर वही छूट जाए तो। ओके, आ जाओ जरा। तो वर्ल्ड बैंक क्या पब्लिश करती है दोस्तों? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। और इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इसने ना कंट्रीज को 3 भाग में क्लासिफाई किया है, रिच कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, पुअर कंट्री। ठीक है, ऐसे तो 2 ही है, बट एक तीसरा हमें निकालना पड़ेगा इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए। तो आप समझो कि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से कंट्रीज को रिच या पुअर कहते हैं, इसके बीच में जो आते हैं वो मिडिल हो जाते हैं। ओके, सो रिच कंट्रीज वो हैं जहां हर व्यक्ति यानी जहां का पर कैपिटा इनकम, जहां का पर कैपिटा इनकम 66,000 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा हो। 60, जहां औसतम हर व्यक्ति यानी जहां औसतम एक व्यक्ति साल में 66,500 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा कमाता हो। आप समझना चीजों को, 66,000 यूएस डॉलर का जब मैं बात करता हूं तो करीबन करीबन 50 या उससे थोड़ा ज्यादा आता है, 50 लाख के लगभग। तो जहां औसतम कमाई लोगों की 50 लाख हो, वो कंट्रीज हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर रिच कंट्रीज हैं। ये बात कौन बोल रही है? वर्ल्ड बैंक। किस माध्यम से?
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट पुअर कंट्रीज? तो वर्ल्ड बैंक कह रही है सर पुअर कंट्रीज वो हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, जिनका की पर कैपिटा इनकम 2300 यूएस डॉलर या उससे भी कम हो, 2300 यूएस डॉलर या उससे भी क्या हो दोस्तों, कम हो। ठीक है, तो रिच कंट्रीज कौन है? जिसका पर कैपिटा इनकम 66,500 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा हो। पुअर कंट्रीज कौन है? जिसका पर कैपिटा इनकम 2300 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा हो। इस बीच में जो आ रही है वो मिडिल इनकम कंट्रीज है सर। चीजें समझ आ रही हैं? रिच 66,500, पुअर 23,500 यूएस डॉलर। कंपैरिजन के लिए यूएस डॉलर लेते हैं बिकॉज डॉलर इज अ वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी बेसिकली। ओके, और डॉलर में चीजें जो है ना वो थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसान हो जाती हैं। तो फिर इंडिया किस में आ रहा है सर? देखो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है ना वो करीबन करीबन 11,000 यूएस डॉलर पर एनम है। क्या है? 11,000 यूएस डॉलर पर एनम। तो इंडिया किस में आ गया फिर? मिडिल वाले में है ना, 23 और 66 के बीच में आ रहा है। आप देखोगे 2300 है और 66,000 है, तो इसका करीबन आधा अगर कर देते हो तो निकल करके मोटा माटी में 30,000 के लगभग आएगा। इंडिया तो 30,000 से भी नीचे वाला कमाई कर रही है। इंडिया में औसतम एक व्यक्ति साल में 11,000 ही कमा रहा है। तो इंडिया मिडिल तो है लेकिन मिडिल में भी लो है, तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ रही है। इंडिया किस में आ रही है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया आ रही है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। बढ़ते हैं। अब एक बात और आप समझना है कि जब वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ना मिडिल ईस्ट कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानती है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज और भी कई सारे देश हैं जिनको डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मिडिल ईस्ट कंट्रीज और भी कई सारे कंट्रीज हैं जिनको कि डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन देशों में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब आप ध्यान से देखना, इस चेयर पे लाइक 4 चेयर है, 5 लोग एडजस्ट करके बैठे हैं। तो चलो भाई 5 तकलीफ काट रहे हैं थोड़ा बहुत, ये कह रहे हैं हमने चेयर बनाया हम यूज कर रहे हैं। यहाँ देखना जरा, 5 लोग हैं लेकिन 4 कुर्सियों पे एक बंदा बैठा है और 2 कुर्सियों पे 4 बंदे बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं हमने चेयर बनाया है लेकिन यूज तो ये कर रहा है। तो ये कंट्री में एक रिच है, ये पुअर है, और इस कंट्री में कोई रिच कोई पुअर नहीं है। तो ऐसा तो कोई देश है नहीं मेरे ख्याल से जिसमें कोई रिच कोई पुअर ना हो। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करते हैं ना तो ये वाली स्थिति ना मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज और कुछ और देश हैं जिनमें ज्यादा है, तो उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानते हैं। वर्ल्ड बैंक उसको डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानती है। ठीक है, तो एवरेज इनकम को आप नहीं ले लेना कि एवरेज इनकम ही सब चीज दिखा रहा है। पर कैपिटा इनकम भी कुछ ऐसा भगवान नहीं है कि सब कुछ दिखा देगा कि हाँ कंट्री डेवलप्ड है, नहीं है। पर कैपिटा इनकम के भी लिमिटेशंस हैं। बेसिकली इसके भी कॉन्स हैं। अगर आप पर कैपिटा इनकम कोई देखोगे तो आप देख लो, आप ये दोनों कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम निकालते हो ना तो कितना आएगा? 10,000 ही आएगा, है ना। ऐड कर लो आप इसको, 9500 ऐसे करके ऐड कर लो, 10,000 इसका भी आएगा, 10,000 इसका भी आएगा। लेकिन आप देखोगे इन कंट्री में 4 व्यक्ति मात्र 500 कमा रहा है और 5वां व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो आप जरा सोचो कि इन 4 व्यक्ति में अगर आप भी आते हो तब क्या आप इस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं? आंसर इज नो। समझ आ रहा है? तो हम ऐसे देश का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां कंट्री ए जैसा सिचुएशन हो। ठीक है ना। तो यही कुछ सिचुएशन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ, जरा ध्यान देना, इंडियन स्टेट्स को कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडियन स्टेट्स को जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान देना बाबू, यहाँ देखो जरा 2023-24 के डेटा के हिसाब से जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 2024-25 का, उसके हिसाब से डेटा 23-24 के पर कैपिटा इनकम का है। अलग अलग 3 इंडियन स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। आप देख पा रहे होगे बहुत क्लियर है कि जो हरियाणा है उसका पर कैपिटा इनकम सबसे बेहतर है, केरला का उससे कम है, बिहार का तो बहुत कम है। लाइक बिहार में अगर आप देखोगे इस डेटा के हिसाब से तो औसतम एक व्यक्ति महीना का बस 5,000 कमा रहा है ना। 12 5 या 60, तो दैट इज 5,000। तो बिहार की स्थिति तो बहुत खराब है, बिहार को कंपैरिजन से बाहर कर दिया एनसीईआरटी ने। हमें कंपैरिजन अब 2 राज्यों के बीच करना है, हरियाणा और केरला। बताओ जरा पर कैपिटा इनकम किसका ज्यादा है? आंसर इज हरियाणा। अब जरा सुनना, क्या हरियाणा सबसे बेहतर है? तो आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा सबसे बेहतर है ऐसा नहीं है। जब आप इस नक्शे को, जब आप इस बेसिकली टेबल को देखोगे, सॉरी, तो जरा बताना
अभी आपने देखा है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, हरियाणा ही सबसे डेवलप्ड है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा में सब कुछ ठीक चल रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम कहा तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब जरा ध्यान देना, हरियाणा में 1000 में से कितने शिशु जन्म लेते ही, लाइक 1 साल का एज भी नहीं पूरा करे बिना ही मर जाते हैं? तो हरियाणा में वो आंकड़ा है 28। हरियाणा में 1 साल, 1000 में से 28 बच्चे 1 साल का एज भी नहीं पूरा कर पाते हैं। केरला में मात्र 6, यानी केरला में जो डेथ है वो रेट कम है, यानी केरला अच्छा है। बिहार में भी आप देख सकते हो 27 डेथ रेट है, तो बिहार को तो एक पल के लिए आप अलग रख लो, आप हरियाणा केरला के बीच आओ तो आप देखोगे कि केरला यहाँ अच्छा काम कर रहा है। केरला में जो अगर शिशु जन्म ले रहा है तो 1000 में से मात्र 6 शिशु की डेथ हमें देखने को मिल रही है। ओके, अब आ जाओ लिटरेसी रेट पे, तो बताओ भाई हरियाणा का कितना है 82%, केरला का कितना है 94%, तो केरला लिटरेसी रेट के मामले में भी बेहतर है। अब आ जाओ जरा नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी 15-17 साल के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, और ये 100 में से निकाला गया है। याद रखना ये 1000 में से निकाला गया है, ये भी ये 100 है, परसेंट है यानी 100 है, और ये भी 100 है। तो हरियाणा में 15-17 साल के 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं 73, यानी 73, और केरला में 94, बिहार में 69। तो अब बताओ जरा कौन सबसे बेहतर लगा आपको? आंसर इज केरला। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी अच्छा है, लिटरेसी रेट के मामले में भी अच्छा है, एंड देन नेट अटेंडेंस रेशियो के मामले में भी अच्छा है। देखो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 15 से 17 जो स्कूल जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, उन लोगों में से जो सिमिलर एज ग्रुप के यानी 15-17 साल के कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसी को नेट अटेंडेंस रेशियो बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख लियो कि डिस्पाइट हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम, हरियाणा इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, एंड जो है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, और यहाँ पे केरला बेहतर कर रहा है। केरला क्या कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो इससे क्या समझ आया? इससे यही समझ आया कि हर चीज पैसा नहीं होता है। इससे यही समझ आया कि हर चीज पैसा नहीं होता है, यानी पैसे जो आपके जेब में मौजूद हैं वो आपको हर सामान हर सेवा खरीद करके नहीं दे सकते हैं जो आपको अच्छे से जीने के लिए चाहिए। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय यू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इसी पर आधारित एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। तो चलो जरा सा आप एक बात का आंसर करो मुझे, आप स्कूल जाने में सक्षम क्यों हो? आप क्यों पढ़ रहे हो? क्यों आप फोन पे मेरा लेक्चर देख रहे हो या फिर ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो एंड सुन रहे हो मुझे? आंसर इज, क्या देना चाहोगे आंसर? चलिए एक बच्चा कह रहा है बहुत पैसा है सर हमारे पास, ठीक है आप बताओ। चलो ठीक है भाई, आप बताना जरा ऑनलाइन। तो चलो मैं बताता हूँ, आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके आसपास के लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके गांव के लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके कस्बे के लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके नगर आपके शहर के लोग भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके माता पिता कुछ भी करके पैसा खर्च कर रहे हैं आपके पढ़ाई पे, आपको पढ़ा रहे हैं। अब जरा सोचो आपके कम्युनिटी में ये अवेयरनेस होता ही नहीं कि बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर क्या आप पढ़ पाते हैं? आंसर इज नहीं। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो नॉर्थ बिहार में मैंने आंखों से देखा है ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे पूंजीपति लोग हैं, जहाँ पे जमींदार लोग हैं, बहुत बहुत जमीन है उनके पास, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन को लेकर के। तो ये चीज़ है, समझ आ रहा है? तो आप पैसे से ही नहीं पढ़ पा रहे हो, ध्यान से सुनो, आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपका कम्युनिटी एजुकेशन को लेके अवेयर है। अब जरा सोचो आपके कम्युनिटी में सारे लोग अनपढ़ गंवार होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता, कैसे भी जी रहे होते, कूड़े के बगल में खड़े होते, क्या आप एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट कर सकते थे? आंसर इज नहीं। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी हमें तभी मिलता है जब हमारा कम्युनिटी जागरूक होता है, जब सबको ये पता होता है कि कचरा से हमें नुकसान है। ओके, तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन, बेसिकली आप अच्छी दवाइयाँ खाओ, है ना, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन लो, ये सारी चीज़ें पैसे से इंश्योर नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ों में कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी आपका जो समुदाय है वो डिसाइड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को मतलब आप किस समुदाय में रह रहे हो उस पर निर्भर करता है कि आपको ये चीज़ें अच्छी मिलेंगी या खराब मिलेंगी, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा या आपको इन्वायरमेंट खराब मिलेगा।
अब आप कहोगे सर हम तो बहुत बड़ा घर बना लेंगे, हमको मतलब ही नहीं रहेगा आसपास के कचरों से। तो बाबू यही आसपास के कचरे आपके घर पर पत्थर चला देंगे, संभव है। तो उत्तर यही है कि एज अ सामाजिक एनिमल यानी सोशल एनिमल हमें समाज को लेकर के आगे बढ़ना है। समाज जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे चेतना जागेगी, वैसे वैसे अवेयरनेस आएगी, एंड पूरा समाज एक साथ डेवलप होगा, इसी में हम अपना डेवलपमेंट भी निकाल लेंगे। ओके, तो ये आपको समझ आया। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई अस ऑल द बेसिकली इनकम by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. We cannot buy a pollution free environment through money. We cannot ensure that we will get unadulterated medicine, यानी अच्छी दवाइयां मिलेंगी हमें, ये बात भी हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा कम्युनिटी वैसा नहीं हो। इन्फेक्शियस डिजीज से हमें राहत मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये बात भी हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद आंखों से देखा है, ऐसे कई सारे लोग हैं आज भी गांव देहात में रहने वाले, लाइक बुरा मत मानना, दैट इज बेसिकली मैं कुछ भी निगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, तो वो अभी भी वो कुछ होता है अगर बच्चों को तो झाड़ फूक कर देते हैं एंड फिर छोड़ देते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, है ना। तो मुझे नहीं पता कि किससे क्या चीजें होती हैं, बट मेरे हिसाब से दवाई से ठीक होने वाला चीज है वो, ठीक है ना। और दवाई इसलिए उस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो बच्चा का जन्म एक ऐसी कम्युनिटी में हुआ है जहाँ पे वो लोग अवेयर नहीं है, है ना, जहाँ पे लोग मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। हमारे देश में आज भी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं गांव में, जो पीएचसीज हैं लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं गांव में, ये सारे बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बिहार का बात करूँ तो स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब कहीं कहीं देखने को मिल रही है। मैं सभी जगहों का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जो बहुत ही खराब स्थिति फेस कर रहे हैं। वहाँ के लोग हैं जो बहुत खराब स्थिति में जी रहे हैं, इस बात के बावजूद कि वहाँ के लोगों के पास बहुत सारा जमीन है, वहाँ के लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इस बात के बावजूद भी वो एक खराब स्थिति में रहने को बाधित है, बाध्य हैं, बेसिकली ऑब्लाइज्ड हैं। तो अब जरा सा समझो कि केरला और हरियाणा में से अगर मैं बात करूं कि ज्यादा बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है, अगेन द आंसर इज केरला। केरला इसलिए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रख पा रहा है क्योंकि केरला में जो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत राशन की दुकानों पर अनाज मिलता है वो भी बहुत बेहतर है। लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा मतलब दिमाग काम करेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो दैट इज द थिंग कि केरला में जो है चीजें बेहतर हैं हरियाणा से। अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा केरला से पर कैपिटा इनकम के मामले में बेहतर है, लेकिन ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स में जो हमारा केरला है वो बेहतर निकल करके आ रहा है। ओके, सो ये चीजें हैं। आ जाओ यहाँ पे काम की बातों को हम लोग देखते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग जो है, जो देखो हेल्थ इंडिकेटर एक हमारा है जिसको हम बुलाते हैं बीएमआई। ये बहुत यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है जिसको बुलाते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स दिखाता है कि कोई पर्सन कुपोषित है, स्वस्थ है, या फिर ओवर पोषित है। ओवर पोषित का मतलब है कि बहुत ज्यादा खा पी लिया है, मेटाबॉलिज्म चौपट कर लिया है अपना। तो बॉडी मास इंडेक्स से हम ये चीज पता लगा सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं सर? देखो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो व्यक्ति है उसका वेट जो है उसको न्यूमरेटर में रखो। जैसे मान लो मेरा वेट है 60 kg, तो उसको मैंने रख दिया न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में रखो हाइट। हाइट मीटर में होना चाहिए। हाइट किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। मान लो कि अभी के लिए मैं ले लेता हूँ कि लाइक मेरा जो हाइट है, अभी मैंने ऐसा कुछ नापा नहीं है इंच टेप लेके, बट अभी के लिए ले लो कि मेरा हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर आपका मीटर में कितना आएगा? 1.5 मीटर आएगा। तो क्या हो गया? 60/1.5 का स्क्वायर, यानी जो आपका हाइट है ना मीटर में निकाल के उसको स्क्वायर कर देना। नहीं समझ आया? 60 वेट है आपका। अगर नहीं समझ आया ना तो आप वो वाली वीडियो को भी देख सकते हो, बट चलो मैं यहाँ पे आपको लिख करके चीजें समझा दूं। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए वेट को आपको किस में रखना है? न्यूमरेटर में। तो चलो वेट को न्यूमरेटर में रख लेते हैं। वेट मैंने कितना बोला? 60 kg। और हाइट कितना बोला? 150। 150 मीटर में क्या हो जाएगा? 1.5। आप इसका स्क्वायर कर दो, बताओ जरा क्या आ जाएगा? 60/2.25। इसका ये उड़ा दो, ऊपर में 2 जीरो लगा दो, एंड देन आपको कट्टम कुट्टी करना होगा। ओके, तो मैं इतना ज़्यादा मैथ मुझे पढ़ाना नहीं है आपको, मैं सीधा सा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कैलकुलेटर यूज करने में। तो ये हमारा आ जाएगा 6000 डिवाइडेड 225।
अभी आ रहा है 26 आ रहा है, 26 दशमलव कुछ आ रहा है, 26.66 आ रहा है कुछ। तो अब बताओ जरा, ये पर्सन जिसका BMI 26.66 आया है, ये क्या है? तो ये बताने के लिए आपका इकोनॉमिक्स कह रहा है कि भाई अगर व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच आए, 18 से क्या है 25 के बीच, तो ये नॉर्मल है। 18 to 25 आए तो क्या है, नॉर्मल है। उससे ज़्यादा आया तो व्यक्ति ओवर नरिश्ड है, ओबेसिटी का शिकार है। कम आया तो अंडर नरिश्ड है, उसको बेहतर पोषण मिलना चाहिए। तो ये तो 25 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है बेसिकली, ठीक है, यानी ओवर नरिश्ड है। तो ये BMI आप ध्यान रखना, एक हेल्थ इंडिकेटर है। और BMI जो है ये 90 to 91 पे दिया हुआ है वो इंडिकेटर वाला। बट एक नॉर्मल BMI का अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना होता है हमारा, 18 to 25। ये अभी के लिए आप याद रख लो, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा सर, वर्ल्ड बैंक बनाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें रिच पुअर मिडिल हो गया, उसको क्लासिफिकेशन करती है। और फिर हमने पढ़ा दिया आपको BMI के बारे में। चलो अब जान लो जरा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो सुनना बाबू ध्यान से, एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने वाली जो संस्था है ना, ये हमारी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, न्यूयॉर्क में है। ओके, सो ये UNDP है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR पब्लिश करती है। WDR वर्ल्ड बैंक, लेकिन HDR UNDP, ये याद रखना है आपको। HDR कौन पब्लिश करती है, UNDP। UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कौन सा रिपोर्ट निकालती है सर, HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसने ना कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिनको कंपैरिजन किया है। तो आप देखो इसमें सबसे ऊपर जो है श्रीलंका है, वह है बिकॉज इसका HDI रैंकिंग कितना है, 89। अरे बाबू, रैंक जितना कम हो उतना अच्छा होता है ना। तुम 1 आना पसंद करते हो रैंक में या 5? ऑब्वियसली 1। तो रैंकिंग अच्छा किसका है, श्रीलंका का है। और इंडिया का रैंकिंग कितना है, HDI रैंकिंग 130। ये भी याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, तो 130 इज द आंसर। अब देखोगे और भी कंट्रीज हैं, इनके बारे में हम उतना ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब आप देखो इंडिया का GNI पर कैपिटा, बेसिकली GNI पर कैपिटा है ये, ग्रॉस नेशनल इनकम। जो हमारा नेशनल इनकम निकला था वो नेट नेशनल इनकम के आधार पर निकला था। नेट नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वो निकलता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे, जिसको नेशनल इनकम बुलाते हैं। और ये अभी निकला है GNI, ये मार्केट प्राइस के आधार पर निकला है, यानी PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकला है। तो परचेजिंग, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, आप उसमें मत जाओ, आप सीधा से समझो कि GNI के हिसाब से इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 9047। और इंडिया में औसतन एक व्यक्ति कितना ईयर्स जी पाता है, लाइक कितना ईयर्स का लाइफ होता है उसका, 72। और कहा जा रहा है कि भाई श्रीलंका में ये बेहतर है क्योंकि वहाँ औसतन एक व्यक्ति 77 साल जी रहा है, यानी 77 ईयर्स जी रहा है, 77 ईयर्स से भी थोड़ा ज़्यादा। इंडिया में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना साल बच्चे स्कूल में गुजार रहे हैं, तो मात्र इंडिया में 6.9 ईयर्स बच्चे गुजार रहे हैं। ये भी एक अच्छा खासा समय है, लेकिन श्रीलंका में इससे भी ज़्यादा गुजार रहे हैं, 10.8 गुजार रहे हैं। और HDI रैंकिंग में भी श्रीलंका क्या कर रहा है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो श्रीलंका जो है, ये साउथ एशियन कंट्रीज में अगर मैं बात करता हूँ तो श्रीलंका जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है अगर मैं बात करूँ तो। ओके, कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जो HDI रैंकिंग में इंडिया से बेहतर है, द आंसर इज श्रीलंका। और ये HDI रैंकिंग कौन दे रही है, UNDP, क्या बना के, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बना के। अब ध्यान से सुनना, HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI बनाने में मान लो इंडिया का रैंकिंग है 130, तो कितना में से 130 है, 193। कितना में से 130 है, आंसर इज 193। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिखाता है कि भाई एक औसतन व्यक्ति कितना, औसतन एक व्यक्ति कितना साल जी पा रहा है, मतलब जन्म के बाद कितना साल जी पा रहा है। पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डॉलर एक वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है और जो डॉलर है उसमें कन्वर्जन काफ़ी आसान होता है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि डॉलर के माध्यम से कितना सामान कहाँ पे खरीदा जा सकता है। ओके, तो आप समझ पा रहे हो क्या, ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है कि एक छोटा सा देश हमारे पड़ोस में श्रीलंका हमसे काफ़ी आगे है, काफ़ी मायनों में, है ना। तो
नेपाल और बांग्लादेश में भी आप देखोगे कि लो पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वहाँ इंडिया से बेहतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें जरूर से समझनी है कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इनकम या पर कैपिटा इनकम को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, यहाँ और भी चीज़ें ली गई हैं। जैसे नेपाल वगैरह का ही बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा भूमि, काफ़ी अच्छा लाइक पहाड़ी इलाका वगैरह है, तो संभव है कि इन्वायरमेंट एंड जो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड चीज़ों के कारण से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में तो ज़्यादा डेवलप्ड जो है श्रीलंका, नेपाल वगैरह जो है हमसे हैं, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। लाइक सॉरी, नेपाल नहीं, श्रीलंका हमसे बेहतर है, बांग्लादेश जो है वो 74.7, वो भी हमसे मोटा माटी बेहतर है। तो ये चीज़ें हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मैं बात करता हूँ तो मतलब आपको यही समझाने का कोशिश किया जा रहा है भाई कि ओनली इनकम जो है वो इनफ इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट को दर्शाने का। लाइक अलग अलग रिपोर्ट ये दर्शाती हैं कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम कंट्रीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब एक बात समझो, डेवलपमेंट का जब हम बात करते हैं ना तो डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कभी बात करते हुए आपने सुना होगा पापा को, दादा को कि हाँ हमारे दादाजी के पास इतना जमीन था, वो जमीन अगर रहता तो अभी 100 करोड़ का जमीन होता, ये 10 करोड़ का जमीन होता, वो तुम लोग का अलग लाइफ होता। वो जमीन बाबूजी बहुत सस्ते में बेच दिए, दान कर दिए, या फिर जो भी सुने होंगे आप। तो आपको ना एक चीज समझनी है, हमारा आने वाला पीढ़ी भी यही बात हमारे लिए बोल सकता है कि बताइए हमारे पिताजी दादाजी लोग के पास इतना पानी था, इतना हरा भरा खेत था, इतना जंगल था, इतना नदी था, सब बर्बाद कर दिए। हमारे आने वाले जनरेशन्स भी हमें ये बात हो सकता है कि हमारे लिए बोलें। तो एक बात हमें याद रखना है कि ये जो संसाधन है ना, ये हमने, ये जो संपत्ति है हमारी, प्रॉपर्टीज है हमारी, एसेट्स है हमारे, इसको हमने पूर्वजों से लिया नहीं है, इसको हमने पूर्वजों से नहीं लिया है, इसको हमने छीना है अपने आने वाली पीढ़ी से। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, जो भी चीज़ हम बर्बाद कर रहे हैं उससे वो वंचित रहेगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि हमने इस दुनिया को अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, बल्कि हमने इस दुनिया को कह लो कि एक तरह से उधार लिया है अपने बच्चों से। हमारे बच्चे जो है ये उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जिसको कि हम बर्बाद कर रहे हैं। तो यहीं पे एक टॉपिक आ जाती है जिसका नाम है डेवलपमेंट करो, लेकिन ऐसा करो कि तुम्हारा गुजारा चले, भविष्य में भी किसी का जरूरत मतलब प्रभावित ना हो, जिसको जो जरूरत है वो मिलता रहे लाइक। तो उसी को हम लोग बुलाते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट जो गुजारा चलाने की बात करता हो, यानी जो ये बात करता हो कि आप अभी भी डेवलपमेंट करते रहो, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी डेवलपमेंट करती रहे, उसको हम बुलाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए ले लो ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर हमें ऐसा पता लग रहा है कि भारत के करीबन 300, भारत में कुल में 700 800 का करीबन जिला है। एग्जैक्ट नंबर इज लाइक 788। ओके, आप एक बार सर्च कर लेना, बट 788 ले लो अभी। तो 788 में से 300 जिलों की ये कहानी है कि 4 मीटर तक वाटर टेबल पिछले 20 सालों में धंस चुका है। इतना क्यों धंस गया? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है वो इरिगेशनल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 सालों में जो देश का 60% हिस्सा है, वहां पे अगर हम लोग इसी तरह से चीजों को यूज करते हैं तो 60% हिस्सों में घनघोर पानी की कमी होने वाली है ना। यानी ग्राउंड वाटर यूज का अगर हम बात करते हैं, भौम जल के उपयोग का अगर बात करते हैं, तो ये पंजाब, वेस्टर्न यूपी जैसे जगहों पे काफी ज्यादा हो रहा है। तो बताओ जरा, पंजाब, ईस्टर्न यूपी जैसे जगहों पे ग्राउंड वाटर ओवर यूज क्यों हो रहा है? तो ओवर यूज का एक जो रीजन हम दे सकते हैं दैट इज ओवर इरिगेशन। हमारे यहाँ पे ड्रॉट फार्मिंग टेक्निक्स यूज होनी चाहिए थी, है ना। कई जगहों पे हमारे यहाँ पे लोकलाइज्ड क्रॉप्स उगाए जाने चाहिए, तो नहीं, हमने बस व्हीट और राइस की खेती करनी है क्योंकि एमएसपी उस पर मिलना है, हर कोई प्रॉफिट सोचता है। तो दैट इज द थिंग। पंजाब के किसान भी इसी विशेष साइकिल से परेशान है। अपने जमीन पे फर्टिलाइजर छीट छीट के नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को वो खो चुके हैं, और जितना फर्टिलाइजर छीटाता है उतना केमिकल ऐड होता है पानी में, वो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स में जाता है एंड एक्वेटिक लाइफ को परेशान करता है। तो काफी विशेष साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं।
तो क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं ओवर यूज के बिना? बिल्कुल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं, ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, है ना, है ना, हम लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके प्रॉपर जो सेप्टिक टैंक्स वगैरह होता है वो सब बना सकते हैं, जिसमें पानी हम कलेक्ट करें, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट उतना हम लोग पैसा नहीं खर्चा करते हैं ना, हम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमारा फायदा लॉन्ग टर्म में रिसोर्स कंजर्वेशन में है, हम छोटे छोटे फायदे पे भाग रहे हैं। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। सुनेंगे ध्यान से। अब हम बात करते हैं एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। तो ले लो जरा क्रूड ऑयल। तो आप देखो मिडिल ईस्ट के पास इतना रिजर्व्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास इतना है, पूरी दुनिया के पास 1732,000 मिलियन बैरल्स बचा है। और ये 70, 10, 10.5 और 47, यानी 47 सालों में पूरी दुनिया का जो क्रूड ऑयल रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। अब इंडिया के पास तो कोई क्रूड ऑयल रिजर्व वगैरह है नहीं। एक क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, बट वो क्या बोलते हैं, इंडिया के पास कुछ ऐसा प्रोडक्शन तो होता नहीं है। इंडिया लेता है बाहर देशों से सामान, लाइक बाहर देशों से क्रूड ऑयल लेता है। तो अगर ऐसा होता है कि स्कार्सिटी होती है क्रूड ऑयल की, तो आप सोचो ना क्रूड ऑयल प्राइसेस कितने हाई हो जाएंगे। और जितना हम लोग क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, जितना हमारे व्हीकल्स डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, आप सोचो जरा क्या वो अवेलेबिलिटी हो पाएगी, क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर प्रभावित होगा? हाँ होगा। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के प्रभावित होने से जो लोकल मार्केट्स हैं वो प्रभावित होंगे, हर चीज प्रभावित होने वाला है। आप देखते हो पेट्रोल का दाम 2 रुपया बढ़ता है, सब्जी का दाम बढ़ जाता है, मार्केट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर चीजें होती हैं, दाम बढ़ती हैं, तो इससे इंडिया को भी नुकसान पहुंचेगा। इंडिया को, आप जरा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। आप क्या अनुमान लगा रहे हो भविष्य में इससे क्या होगा? तो भाई भविष्य में इससे यही होगा कि अगर इंडिया क्रूड ऑयल पर अपना डिपेंडेंसी कम नहीं करता है तो काफी बेसिकली हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ जाएंगे। ओके। तो बाबू, इन्वायरमेंट अगर खराब होगा, वातावरण अगर खराब होगा, सराउंडिंग अगर, ले लो कि वातावरण अगर खराब होगा, एटमॉस्फेयर अगर खराब होगा, तो ये मुद्दा कोई एक राज्य, एक राष्ट्र या एक देश का नहीं है, या कोई लोकल रीजन का नहीं है। ये मुद्दा पूरी दुनिया का मुद्दा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ओके, अभी क्लाइमेटिक पैटर्न्स बदल रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है ना। हम देख सकते हैं यूरोप में कितनी गर्मी पड़ रही है, कितने लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, कुछ नदी में डूब के मर जा रहे हैं, कुछ ऐसे मर, मतलब ये आप समझो ना कि क्या ये क्राइसिस आ गई है ना। तो साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर्स, सोशल साइंटिस्ट, ये सभी साथ में काम कर रहे हैं, सबका समाधान निकाल रहे हैं। हमें इस बात को समझना है कि अगर हम हमेशा के लिए विकास करना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि सोसाइटी के मेंबर्स होने के नाते हमें एक सवाल हमसे अपने खुद से पूछना होगा कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद यही है कि डेवलपमेंट करते करते पूरी दुनिया को ही विनाश कर दें, पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन के रास्ते ले जाएं, है ना। तो जो डिबेट है डेवलपमेंट पे कि क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट नहीं है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो ये था एक वन शॉट लेक्चर जिसमें हमने ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी से हमारा चैप्टर 1 जो कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया, उसको फिनिश कर लिया। ओके। अब अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अवश्य पूछें कमेंट सेक्शन में। एंड देन आप ऐप पर अगर देख रहे हैं तो आप वहाँ से भी जो हमारा जीमेल है, जो हमारे कांटेक्ट हैं, उनसे आप संपर्क करके सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय, तो पर कैपिटा इनकम से भी डिटरमाइंड होता है, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस, सबसे डिटरमाइंड होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। बताओ जरा कौन सा पड़ोसी देश है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भारत से बेहतर कर रहा है? उत्तर इज श्रीलंका। बहुत अच्छा सर, अभी जस्ट पढ़ाया हमने आपको, श्रीलंका पर कैपिटा, सॉरी, श्रीलंका एचडीआई रैंकिंग में हमसे ऊपर है। ओके। मान लो 4 फैमिलीज रह रही है, एवरेज पर कैपिटा इनकम 5,000 है। एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या है? 5,000। 4 फैमिलीज रह रही हैं, एक फैमिली का इनकम 4, एक फैमिली का इनकम 7, एक फैमिली का इनकम 3 है। तो 7, 3, 4 को जोड़ो, कितना आएगा? 14,000। और पर कैपिटा इनकम, सॉरी, एवरेज इनकम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 5,000। तो 6,000 आ जाएगा आंसर। फोर्थ फैमिली का इनकम क्या हो जाएगा? 6,000। देखो ना, 4,000, 7,000, 11,000, 14,000, 14,000 और 6,000, 20,000। 20,000 को 4 फैमिली है तो 4 से डिवाइड कर दो, 5,000 एवरेज पर कैपिटा इनकम जो आ रहा है। तो आंसर इज ₹6,000। अब यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जो आंसर है, ऑब्वियसली बात है अगर हम इसी में करते हैं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ना। आपको जो नोट्स है जो ऐप पर अपलोड हो चुका है उसमें इन सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा, आप उसको देख लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।